दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है और आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे कलिंग के चेदी राजवंश या महामेघवाहन राजवंश की। ठीक है, तो कलिंग या उड़ीसा हमारा जो है वो बंगाल और छत्तीसगढ़ के नीचे और छत्तीसगढ़ के पूरब में उत्कल के मैदानों में पाया जाता है। मौर्यों के काल में यहाँ की राजधानी तोसली या जौगढ़ थी। ठीक है, तो मौर्यों के काल में सम्राट अशोक ने इसे जीता था और फिर अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारियों के काल में कभी ना कभी यह स्वतंत्र हो गया और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस पे महामेघवाहन वंश का शासन स्थापित हुआ। महामेघवाहन वंश का शासन स्थापित हुआ। महामेघवाहन वंश को चेदी वंश भी कहते हैं। चेदी राजवंश भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि जब महाजनपद काल होता है तो एक चेदी जनपद होता है, महाजनपद होता है, जिसकी राजधानी सुप्तमती थी और शिशुपाल को वहाँ का राजा भी बताया गया है महाभारत काल में। संभवतः इसी की कोई शाखा थी जो उड़ीसा आई और इसने उड़ीसा में कलिंग में अपना राज्य स्थापित किया और उस व्यक्ति का नाम है महामेघवाहन। और महामेघवाहन वंश में पहला जो राजा है उसका नाम है महामेघवाहन। दूसरा राजा इसका है वक्रदेव। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, एक अभिलेख मिला है उसमें इसका नाम आया है और कुछ विद्वान मानते हैं यह जो है वो खारवेल का पिता है और महामेघवाहन का पुत्र है। हालांकि इसमें कोई विशेष हम नहीं कह सकते कि ये मामला पूरी तरह से सेट है और ये बात सत्य है, क्योंकि जब तक इसके कोई प्रमाण नहीं होते हम केवल अनुमान ही प्रकट कर सकते हैं। तो वक्रदेव, और वक्रदेव के बाद हमारा जो तीसरा राजा है वो है खारवेल। वस्तुतः खारवेल के द्वारा ही इस राजवंश का अस्तित्व प्रकाश में आता है, क्योंकि खारवेल ने एक अभिलेख लिखवाया है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख उड़ीसा के भुवनेश्वर से कुछ दूर उदयगिरी की गुफाओं में प्राप्त किया गया है। वस्तुतः जैन मुनियों को गुफाओं समर्पित करने के क्रम में इस अभिलेख को लिखाया गया है और इस अभिलेख में खारवेल के 13 वर्षों के शासन का वर्णन है। सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में बिशप स्टर्लिंग नामक व्यक्ति ने इस अभिलेख की खोज की थी। तो महामेघवाहन और वक्रदेव के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। खारवेल के विषय में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, हमने बताया कि हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके 13 वर्षों के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें बताया गया कि शुरुआत के 15 वर्षों में उसने, जैसे सामान्य राजकुमारों का जीवन होता है वैसा ही इसका जीवन था, जिसमें उसने शिक्षा ग्रहण किया, खेल कूद और दूसरे प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग किया। इसके बाद क्या हुआ कि 15 वर्ष की आयु में इसे युवराज बनाया गया और युवराज के रूप में इसने प्रशासनिक अनुभव लिया 9 वर्षों तक और उसके उपरांत 24वें वर्ष इसने शासन का कार्यभार विधिवत रूप से ग्रहण किया और इसके बाद इसके 13 वर्षों के शासन का वर्णन है, जिसमें क्रम वाइज एक के बाद एक दिया गया है। हम कुछ मेन बातों को बताएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अभिलेख को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। सबसे बड़ी बात है कि जैन धर्म के विषय में यह कोई पहला एक बड़ा जो पुरातात्विक अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें जैन ऋषियों के संरक्षण की बात कही गई है। किसी राजा ने जैन धर्म को राजधर्म घोषित किया, यह एक अभिलेख के माध्यम से स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने बताया इसकी खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में की थी। इसमें खारवेल के 13 वर्षों के शासन का वर्णन किया गया है। खारवेल के पहले वर्ष का जो वर्णन किया गया है उसमें यही बताया गया है कि उसने निर्माण कार्य किया और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें जनता की भलाई हो। तो इस तरह के पहले वर्ष का शासन ऐसा था। दूसरे वर्ष इसका शासन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे वर्ष के शासन में यह घोषणा करता है कि उसने 7 करने की उपेक्षा करते हुए
पश्चिम में अपनी सेनाएं भेज दी तथा कर्णवेला नदी के पास जो मुसिक नगर है वहाँ पर आतंक छा गया। ठीक है, हालांकि ये किसी विजय का दावा नहीं करता है, तो इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि यह इसका मात्र एक धावा था जिसे सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम ने सफलतापूर्वक झेल लिया और इसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब है कि जो खारवेल है वो सातकर्णी प्रथम का समकालिक है और उसने सातकर्णी के प्रदेशों पर आक्रमण किया जिसका सातकर्णी ने सफल प्रतिरोध किया। ठीक है, इस प्रकार इसने तीसरे वर्ष शासन में उत्सव आदि मनाया और चौथे वर्ष के शासन में उसने बरार के भोजकों, बरार जो आजकल का नागपुर का इलाका है वहाँ पर भोजकों और खान देश के रखिकों के विरुद्ध अभियान किया। और यहीं पर एक प्रसंग भी आता है, विद्याधर जैनियों की एक शाखा थी जहाँ पर आकर के वह विश्राम भी करता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि विद्याधर जैनियों की रक्षा के लिए इन्होंने रठिकों और भोजकों से युद्ध किया, रठिकों और भोजकों को पराजित किया। हम जानते हैं कि रठिकों का संबंध सातकर्णी से था क्योंकि सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नागनिका वो महारठिकों की राजकुमारी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से उसने परोक्ष रूप से सातकर्णी पर भी आक्रमण किया और सातकर्णी के संबंधियों को भी पराजित किया। तो इस तरह से इसके चौथे वर्ष के शासन में हम देखते हैं कि बरार के भोजकों और खान देश के रठिकों को उसने पराजित किया। इसके बाद उसने पाँचवें वर्ष के शासन में उसने एक नहर जिसका नाम है तनुसुली नहर को राजधानी ले आया, ऐसा उसने वर्णन किया है। और ये बताया गया है कि इस नहर का निर्माण जो है आज से 300 वर्ष पहले क्या है एक नंद राजा ने किया था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये जो नंद राजा की बात हो रही है ये कोई और नहीं बल्कि महान नंद राजा महापद्म नंद है। हालांकि इस विषय में कुछ ठोस बात नहीं कही जा सकती है। और बताया कि उस जो नहर है उसे राजधानी ले आया। ठीक है, इसके बाद इसने जन कल्याण के कार्य किए और कई सारे करों को माफ़ कर दिया। 7वें वर्ष का विवरण जो है वो अस्पष्ट है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका वर्णन है वो 8वें वर्ष का वर्णन है। 8वें वर्ष में उसने क्या किया कि उसने यमन राजा दिमित को पराजित किया और दिमित मथुरा भागने पर मजबूर हो गया। दिमित कहाँ? मथुरा भागने पर मजबूर हो गया। अब कुछ लोग इस दिमित का संबंध स्थापित करते हैं ड्रेमेटियस प्रथम से। ड्रेमेटियस प्रथम से कुछ लोग ड्रेमेटियस द्वितीय को मानते हैं, हालांकि इस बात को में बहुत कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन संभवतः यह कोई शक या यौन राजा था जिसको पराजित किया इसने और पराजित करके इसको खदेड़ दिया और खदेड़ करके इसे मथुरा तक खदेड़ा और मथुरा में जाकर के इस राजा ने शरण ली। अगर ये ड्रेमेटियस या ड्रेमेटियस द्वितीय है तो ये वास्तव में खारवेल की बड़ी उपलब्धियां थी, क्योंकि ड्रेमेटियस एक महान शासक था जिसने साकल के आसपास से लेकर के भारत में आक्रमण किया, भारत के मध्य भागों पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया इसने कि एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया अपने 9वें शासन वर्ष में। ठीक है, और 10वें वर्ष उसने गंगा की घाटी पर आक्रमण किया जिसका कोई विशेष लाभ इसे प्राप्त नहीं हुआ। 11वें वर्ष उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में इसने एक तमिल संघ को पराजित किया। दक्षिण भारत में एक तमिल संघ को पराजित किया तथा पिंथुड नगर पर कहते हैं कि गधों का हल चलवाया। अब जो भी हो ये थोड़ा अपमानजनक है या निंदा सूचक है, संभवतः इसका ये लाक्षणिक मतलब है। हो सकता है इसने वहाँ पर ऐसा विनाश किया गया इसके द्वारा कि वह खेती करने योग्य नहीं रही और उसका सर्वनाश कर दिया उस नगर का। ये पिंथुड नगर का जो संबंध स्थापित करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि मछलीपट्टनम जो आजकल का है वहीं पर यह नगर स्थित था, क्योंकि टॉलमी के ज्योग्राफी में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, 12वें वर्ष इसने क्या किया कि 12वें वर्ष का शासन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है और 12वें वर्ष इसने 2 आक्रमण किए। पहला जो आक्रमण उसने किया वो उत्तर भारत में किया पुनः, और उत्तर भारत में
मगध पर उस समय जो राजा था उसे बृहस्पति मित्र कहा गया है, उसे पराजित किया। उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसने इसे कई सारा जो है भेंट उपहार आदि दिया। वहाँ से ये जिन की प्रतिमा लेकर के लौटा, जिस प्रतिमा को 300 साल पहले कोई नंद राजा उठा करके ले गया था। अब इस बृहस्पति मित्र का संबंध स्थापित करने में विद्वानों को बड़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि इनके पीछे मित्र शब्दावली जुड़ी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग के वंशज रहे होंगे, अग्निमित्र और वसुमित्र, और उसके बाद कोई मित्र राजा रहा होगा जो इसका वंशज रहा होगा। तो अब इसमें क्या है, कितनी सच्चाई है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। बृहस्पति मित्र का जो लोगों ने अनुवाद किया है उसे बृहस्पति मित्र भी कहा है, बृहस्पति मित्र। इस तरह से बृहस्पति मित्र को इसने पराजित किया और बृहस्पति मित्र यानी कि मगध के शासक ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद वहाँ से अपार धन संपदा और जिन की प्रतिमा लेकर के यह उड़ीसा की ओर लौट आया। उड़ीसा में आकर के इसने क्या किया, उत्सव का आयोजन किया, विजय स्तंभ वगैरह बनवाया और काफ़ी सारे दान वगैरह दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, उसी वर्ष इसने दूसरा आक्रमण किया दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में आक्रमण करके इसने पांड्य राज्य को पराजित किया और वहाँ से मोती जवाहरात आदि प्राप्त किया। इस तरह से 12 वर्ष तक उसने उसके उपलब्धियों का वर्णन इस अभिलेख में है। 13वां वर्ष उसने क्या किया कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के आसपास हैं, वह जैन भिक्षुओं को दान किया और उसी के क्रम में इस अभिलेख को लिखवाया गया। तो यह अभिलेख वस्तुतः इस दान को लिखवाने के लिए उसकी प्रशस्तियों का एक वर्णन है और इसमें खारवेल के 13 वर्षीय शासन का वर्णन किया गया है, जिसमें क्रमवार एक के बाद एक वर्णन किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरे साल का वर्णन, जिसमें उसने सातकर्णी प्रथम पर आक्रमण किया और उसको पराजित करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने चौथे साल में बरार के रटकों और भोजकों को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसने 8वें वर्ष वयवन राजा दिमित्र को पराजित किया और दिमित्र का संबंध संभवतः ड्रेमेटियस द्वितीय को से लगाया जाता है। 12वें वर्ष उसने क्या किया कि बृहस्पति मित्र को पराजित किया, जो कि मगध का शासक है। साथ ही साथ 12वें ही वर्ष उसने क्या किया कि पांड्य राजाओं को पराजित किया और पांड्य राजा से मोती, हीरे, जवाहरात आदि वसूल करके वह उड़ीसा लौटा। इस राजवंश का खारवेल तीसरा राजा था और इस तरह से इसने एक बड़े साम्राज्य के और एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। इसने यवनों को पराजित किया, मगध के शासकों को पराजित किया, सातवाहनों को पराजित किया, पांड्यों को पराजित किया, तमिल संघ को पराजित किया। यह एक उदार शासक था। इसने प्रजा के करों को माफ़ किया, अपने राजधानी में निर्माण करवाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, धर्म सहिष्णु शासक था। लेमराज, वृद्धराज, धर्मराज आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसे राज ऋषि कहा गया है। तो इस तरह से खारवेल एक महान शासक था। इसने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उड़ीसा में शासन किया था। इसकी विजय और उपलब्धियां अद्वितीय थी। क्षणिक उपलब्धियां होते हुए भी भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण है।